हेलो फ्रेंड्स, ऑल आर यू फाइन? ओके। आपने इससे पहले पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई थी निकल करके वो थी वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड था वो था हमारा 1700 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता 1700 ईसा पूर्व तक मानी गई है। उसके बाद वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में जो काल है इसे गुप्त काल के नाम जाना जाता है, जिसका कोई लेखा जोखा कहीं भी नहीं है। कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ नहीं मानते नहीं है, उसका हम छोड़ देते हैं। इसके बाद जो वैदिक सभ्यता है हमारी स्टार्ट होती है 1500 BC से 600 BC। इस वैदिक सभ्यता को हमने विद्वानों ने दो पार्टों में बांटा हुआ है। पहला है पूर्व वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। दूसरा है उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इनमें इसे जो बांटा गया है विद्वानों का अलग अलग मत है। इस काल में हमारे वेदों का जो निर्माण हुआ उस वेदों के अनुसार ही इस काल का इन्होंने डिवाइडेशन किया हुआ है। जो हमारा पूर्व वैदिक काल है, पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद के अनुसार जो पूर्व वैदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना गया है। उत्तर वैदिक काल में 3 वेद हैं। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों का विवरण है। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद का विवरण है। अब इसके निर्माता आर्य कहे गए हैं, जो बाहरी देश से हमारे देश में आए और उन्होंने सभ्यता का विकास किया। ये सभ्यता ग्रामीण नगरीय सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। ये सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कही गई है। इसके निर्माता आर्य कहे गए हैं। संस्कृत शब्द है आर्य, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ये इन्होंने अपना को श्रेष्ठ माना है सिर्फ भाषा के ऊपर, ना कि जाति ना धर्म। इन्होंने भाषा के अनुसार अपने आप को श्रेष्ठ बताया है। इनका जो मूल निवास है, अलग अलग जो इतिहासकार हुए हैं उन्होंने इसको अलग अलग जगह में बताया है। जैसे मैक्स मुलर है, इन्होंने इसका जो आर्यों का स्थान था मध्य एशिया। इन्होंने मध्य एशिया क्यों कहा? जो पुरातत्व विभाग है या जो हमारे सांस्कृतिक अभिलेख हैं उसके अनुसार इन्होंने इसको मध्य एशिया में जन्मस्थान माना है। उसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद है, इन्होंने आल्पस पर्वत बताया है। यह आल्पस पर्वत एशिया और यूरोप के बीच का भाग है, यूरेशिया, ये वहां पे है। तीसरे है डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने इसको आर्कटिक पर्वत बताया है जो कि उत्तर ध्रुव है। यदि आप ग्लोब में देखेंगे तो उत्तर ध्रुव आपको यहाँ मिलेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल का ना, तो ये नॉर्थ पोल हमारा यहाँ होता है ग्लोब के ऊपर। इसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने इसको तिब्बत में कहा है। मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल इस सब्जेक्ट के ऊपर ये पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का जन्म स्थान कहाँ बताया है। तो आपको ज्यादा नोट करने वाली बात होती है आर्कटिक, उत्तरी ध्रुव। उसके बाद जो मैक्स मुलर है, इसका पूछा जाता है कि मैक्स मुलर ने आर्यों का जन्म स्थान कहाँ बताया है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब अफगानिस्तान में आकर बसे। इनकी जो सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता कही जाती थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे इतिहास में ये उल्टा हो गया, क्योंकि जो सबसे पहले सभ्यता मिली वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद जो सभ्यता आई वैदिक कालीन सभ्यता थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता थी वो थी हमारी नगरीय सभ्यता, और ये है ग्रामीण सभ्यता। ये एक डिफरेंस हो जाता है। यदि आपसे पूछता है क्या डिफरेंस था, तो पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता पहले आई, उसके बाद वैदिक सभ्यता, उसके बाद इसमें सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और ये ग्रामीण सभ्यता।
जो सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख आज भी मिलते हैं ना, आज की इंजीनियर फेल है उसको देखने के लिए कि वो कैसे बनाए थे उन लोगों ने उस समय पे। जो आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत थी। जितने भी वेद हैं, वेदों में सारी भाषा संस्कृत में ही लिखी गई है। जो उनकी प्रशासनिक इकाई थी, जो राजा थे, जो उनके अपने जैसे आज की तारीख में प्रधानमंत्री उस समय राजा होते थे, तो उन्होंने अपना प्रशासन बनाया हुआ था, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो उनकी जो इकाई थी 5 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, इन 5 भागों में पहला था कुल, दूसरा ग्राम, कुल माने परिवार, ग्राम माने गांव हो गया, 20 माने जो आपका जैसे 10-20 गाँव मिला करके एक विश्व बन गया, आज के तारीख में जिला है आपका। उसके बाद पब्लिक, उसके बाद कास्ट। ठीक है, इसमें कुल टोटल 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन वेद कहा गया है, सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 श्लोक और 10,462 रचनाएं हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, जो हम लोग बोलते हैं ना गायत्री मंत्र, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। यह एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाला सवाल है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद में स्त्रोत और प्रार्थनाओं का संचय है। प्रमुख देवता इसके इंद्र, अग्नि और सोम है। उसके बाद यजुर्वेद, इनको याद करने के लिए भी एक तरीका है। जैसे ऋग्वेद है तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो गया? ऋग्वेद। कभी भी आए तो आप ऋग्वेद आप बीच करके लिख सकते हैं। यजुर्वेद, यजुर्वेद में यज्ञों के नियम व विधि विधान। अभी जब यज्ञों का विवरण आ गया तो ये या से शुरू है, ये भी या से शुरू है, तो इसमें हम देख करके लिख सकते हैं कि ये यजुर्वेद का ही पार्ट है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। जो बलि प्रथा होती है ना, आपने देखा होगा जो बलि देते हैं वो भी हमारे यजुर्वेद में ही आता है। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें संगीत में स्रोत का वर्णन है। जो हमारा भारतीय संगीत या शास्त्रीय संगीत जो होता है वो हमारा सामवेद से लिया गया। आपने जो तादात्म्य वगैरह देखे होंगे वो सब इसी में लिखे गए। अथर्ववेद, अथर्ववेद अर्थ वाले चीज वाला विकसित है। इसमें कुल 731 मंत्र है तथा 6000 लगभग 6000 पद है। एक लगभग है, इसमें ध्यान देना है, लगभग लिखा हुआ है। अप्रॉक्स मतलब ले जाएगी इतने हैं, पूरे लिखे कि इतने ही है। ठीक है, अर्थवेद का जो संबंध है वो हमारे मेडिकल, तंत्र मंत्र और वशीकरण, जो तांत्रिक होते हैं, तंत्र क्रिया करते हैं या किसी को वश में करने वाली बातें बताते हैं, या मेडिकल का तो पता ही आपको, मेडिकल साइंस कहाँ से, वो अर्थवेद से ही लिया गया है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय, जो प्रमुख पेशा था उनका, वो था पशुपालन। उसके बाद जो इनका समाज था, जो समाज है पितृ प्रधान और माता प्रधान 2 होते हैं, तो जो आर्यों का समाज था वो पितृ प्रधान था। मतलब इसमें इनकी जो है पिताजी सीनियर हुआ करते थे, वही जो फैसले होंगे वो पिताजी ही लेंगे, माता जी नहीं लेंगी। बाल विवाह और पर्दा प्रथा का संतुलन नहीं था, इसलिए जो औरतें थी वो भी एजुकेशन प्राप्त कर सकती थी, शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। गाय को अधन्या कहा गया है। अधन्या मीन न मारे जाने वाला पशु, मतलब गाय की आप हत्या नहीं कर सकते हो, गाय को आप मार नहीं सकते हो। उस समय में ऐसा इसको कहा गया है। जो उनका प्रिय पशु था वो था घोड़ा। वो घोड़सवारी को ज़्यादा तवज्जो देते थे, घोड़सवारी को, तीरंदाजी, घोड़सवारी ये सब चीज करते थे। सर्वाधिक प्रिय देवता उनके इंद्र थे। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी, जो सरस्वती नदी है, इसको सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र माना गया है। अभी तो शायद सरस्वती का संगम ही इलाहाबाद में है, इसके बाद तो कहीं दिखी नहीं सरस्वती नदी। जो इनका विभाजन था, जो कास्टिज्म था, जो उनके मतलब बता दे कि ये काम कर रहा है या वो आदमी वो काम कर रहा है, आ जाए ना, सुनार है, कोई बनिया है, कोई क्षत्रिय है, कोई कुछ है, तो उनको वर्ण के आधार पर होता था, व्यवसाय के आधार पर उसका वर्ण विभाजन करते थे वो। जैसे जो काम सुनार कर रहा है और किसी भी जाति का है, लेकिन उसको सुनार कहा जाता था। कोई मायने नहीं करती थी, जो काम वो कर रहा होता था उसके हिसाब से उसको
उसका वर्ण गिना जाता था। गंगा ऋग्वेद में, जो ऋग्वेदिक काल है, इसमें गंगा का उपयोग एक बार हुआ है, यमुना का 3 बार हुआ है और सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार इसमें उल्लेख किया गया है। ये चीज याद रखने वाली है कि ऋग्वेदिक काल में गंगा का कितने बार, यमुना का कितने बार उन्होंने उल्लेख किया है। अभी तक जो ऋग्वेदिक काल का आपने पढ़ा, उसके बाद आता है इसमें सेकंड पार्ट, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो इंद्र थे, ऋग्वेदिक काल में क्या था, इंद्र सबसे प्रिय नेता थे, सबसे प्रिय देवता। उसके बाद इंद्र की जगह ले ली प्रजापति ने उत्तर वैदिक काल में। ठीक, इसमें वर्ण जो होते थे, मतलब जो जातियां होती थी, हम लोग आज की तरह जातियां बोलते हैं ना, वो क्या होती थी, व्यवसाय। ऋग्वेदिक काल में क्या थी, ये व्यवसाय के आधार पर होते थे कि जो जो काम करा उसी हिसाब से उसको माना जाता था। लेकिन अभी क्या हो गया, यहाँ पे ये जन्म के आधार पर, मतलब जो जो काम कर रहा है और जिस कुल में पैदा हुआ, जिस परिवार में पैदा हुआ है, वो उसी कुल का माना जाएगा। समाज जो था 4 वर्णों में विभक्त था। पहला ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, जो आज भी चल रहा है। जैसे ब्राह्मण घर में पैदा हुआ तो ब्राह्मण कहलाएगा, बन्य घर में पैदा होगा तो बन्य कहलाएगा। इसमें गौ, जो आज की जो प्राचीन नाम था यव, यव मीन्स वो गाय को यव कहते थे। ठीक है, धान, धान की जो फसल आज हम जो खाते हैं, धान चावल जो है, उसको कहते हैं व्रीहि। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है एग्जाम में कि धान को उत्तर वैदिक काल में क्या कहा जाता था। उड़द को मान कहते थे, मूंग को गुलर कहते थे और गेहूं को गोधूम। उत्तर वैदिक काल यहाँ पे हम ज्यादा इसमें डिस्कस में नहीं दिया हुआ है, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।